हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय जी आपको छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के छिंदवाड़ा बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र के द्वितीय पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप इसके पीडीएफ का जो आपके सॉल्यूशन का पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आपके सभी विषयों के पेपर हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, फिर हमारे चैनल को आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सभी पेपरों के सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आपका बीए प्रथम वर्ष का समाजशास्त्र का पेपर है, द्वितीय पेपर है आपका ये। तो आपको पूरा सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहले हम आपके पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, फिर आंसर हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखिए पूछा गया, धर्म की अवधारणा का विस्तार पूर्वक वर्णन आपको करने को कहा गया है। इसके अर्थ में आप स्टूडेंट्स आपको पुरुषार्थ क्या है, इसके महत्व को समझाइए कहा गया है। इसके बाद आपको देखिए सेकंड, तो सेकंड में स्टूडेंट्स आपको देखिए परिवार का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिवार की प्रमुख विशेषताओं की आपको विश्लेषण करनी है। इसके अर्थ में आपको विवाह की परिभाषा तथा प्रकारों का वर्णन करने को कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए आपको गाँव की अवधारणा और इसके महत्व पर प्रकाश डालने को कहा गया है। और आपका जी इसके अथवे में आपको देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि की विविधता का पर टिप्पणी आपको लिखनी है। इसके बाद आपका देखिए चौथा, तो चौथा स्टूडेंट्स आपको कुछ इस तरीके से घरेलू हिंसा का अर्थ बताइए, भारत में घरेलू हिंसा के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। इसके अथवे में आपको युवा तनाव के विभिन्न कारणों की व्याख्या करने को कहा गया है। और साथ ही आपका पांचवा क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए कुछ इस तरीके से सांप्रदायिकता की परिभाषा दीजिए, उसके उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव दीजिए। और इसके अथवे में आपको साइबर अपराध आपके क्या होते हैं, क्या समझते हैं आप उनसे, साइबर अपराध के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आपको टोटल 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं स्टूडेंट्स आपको इस सभी क्वेश्चन के आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको धर्म क्या है पूछा गया था, और आपको धर्म के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 पर लिखना था। देखिए धर्म देख लेते हैं क्या होता है। आपका पूरा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आपको यहाँ से स्टार्ट कर लेना। तो पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आपके ये आंसर है। तो देखिए धर्म क्या होता है आपका, देखिए भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की प्रमुख संकल्पना है जो धर्म है। धर्म शब्द का पश्चिमी भाषाओं में किसी समतुल्य शब्द का पाना बहुत कठिन है। साधारण शब्दों में धर्म के बहुत से अर्थ है, जिनमें ये कुछ है कर्तव्य अहिंसा, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। ये कुछ है कर्तव्य, अहिंसा, सदाचरण, सद्गुण आदि। धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने योग्य, सबसे उचित धारणा, अर्थात जिसको सबको धारण करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन या बौद्ध आदि धर्म ना होकर संप्रदाय का एक समुदाय मात्र है। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे लिखना है आपको धर्म के बारे में स्टूडेंट्स। देखिए संप्रदाय एक परंपरा के मानने वालों का समूह होता है। ऐसा माना जाता है कि धर्म मानव को मानव बनाता है। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। देखिए मोह, भाई भतीजावाद व माया मुद्रा जैसे सामाजिक विश्वासों के आधार पर बनी व्यवस्था व्यावसायिक परिषद कहलाती है। वह इस प्रकार को ब्रह्मा दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पूर्व लिखित कानून व्यवस्था लागू होती है, जिसे धर्म भी कहा गया है। आज के समय में ये रिलीजन व संविधान के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आपको आगे लिखना है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स का आपको देखिए इसके बाद लिखना है आपको धर्म के बारे में। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक परिषद द्वारा लागू शिक्षा व्यवस्था, जो बाद में कॉमनवेल्थ और आज के समय में ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम के नाम से जानी जाती है, सिर्फ पूर्व लिखित कानून व्यवस्था यानी धर्म को ही सभ्य मानती है। इस तरीके से लिखना है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको धर्म के बारे में। देखिए धर्म के बारे में आपको आगे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको कंटिन्यू करना है पूरा। वही दूसरी ओर स्थिति, मंशा व दर्शन के आधार पर लागू व्यवस्था, जैसे शैविक व्यवस्था, विदण गण, सभा समिति, पंचायत, महापंचायत, जनपद, महाजनपद आदि, और वैष्णव व्यवस्था जमींदार, सामंत व अन्य द्वैत व्यवस्था को असभ्य मानती है। यही कारण रहा है कि सिर्फ धर्म ही हिंदुओं की सभ्य व्यवस्था के तौर पर जानी जाती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। आगे लिखना है आपको धर्म के बारे में। जी हाँ, धर्म के बारे में आपको आगे लिखना है स्टूडेंट्स। देखिए हिंदू धर्म में अनेकों स्थल पर धर्म को किसी ऐसे मानव के रूप में दर्शाया गया है जो न्याय और प्राकृतिक व्यवस्था की प्रतिमूर्ति है। इसके आगे लिखना है, इसी प्रकार यम को धर्मराज कहा जाता है, क्योंकि वे मनुष्य को उनके कर्म के अनुसार निर्णय करके गति देते हैं। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको धर्म के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। देखिए मानव धर्मशास्त्र, यथार्थ गीता, सभी मानव जाति
का धर्म सिर्फ एक होता है, एकनिष्ठ भाव से एक परमात्मा का चिंतन ही धर्म है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब फ्रेंड्स आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, अद्वैत का आंसर हमने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया। देखिए आपको विवाह के बारे में पूछा गया था। देखिए विवाह क्या होता है, आपको विवाह का अर्थ आपको पूछा गया था। देखिए कि जिस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अद्वैत का आंसर हमने यहाँ प्रोवाइड करवाया, तो चलिए आंसर पूरा देख लेते हैं हम। तो देखिए विवाह अर्थ, परिभाषा और उसका उद्देश्य क्या होता है देख लेते हैं। मोटे तौर पर विवाह का अर्थ दो विषम लिंगी व्यक्तियों में यौन संबंध स्थापित करने की समाज की स्वीकृत विधि है। जी हाँ, आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए आगे लिखना है आपको, हालांकि विवाह का आधार मानव की जन्मजात जैविक यौन भावना की संतुष्टि है, किंतु विवाह वस्तुतः इस भावना की संतुष्टि की समाज द्वारा स्वीकृत रीति है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको। देखिए इसी तरीके से इस दृष्टि से विवाह एक सामाजिक घटना है, ना कि जैविक। वास्तव में विवाह एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। सार्वभौमिक इसलिए क्योंकि विश्व के सभी समाजों में विवाह दिखाई देता है, भले ही इसका स्वरूप एक समाज से दूसरे समाज में कुछ या काफ़ी भिन्न हो। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, विवाह की परिभाषा। जी हाँ, आपको विद्वानों द्वारा दी गई। देखिए विवाह की परिभाषा देख लेते हैं हम पूरा। विभिन्न विद्वानों द्वारा विवाह की परिभाषाएं इस प्रकार है। आगे लिखना है आपको। देखिए इस तरीके से गिलिन तथा गिलन के अनुसार विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की समाज द्वारा स्वीकृत विधि है। इस तरीके से विवाह की परिभाषा दो गिलिन तथा गिलन विद्वानों ने दी है, दो विद्वानों ने। इसके बाद देखिए हैवलॉक एलिस के अनुसार विवाह दो व्यक्तियों जो यौन संबंध और सामाजिक सहानुभूति के बंधन से एक दूसरे के साथ समृद्ध हो और जिसे सदी संभव हुआ तो अनिश्चित काल तक बनाए रखना उनकी इच्छा पर है, के बीच परस्पर संबंध को कहते हैं। जी आपके विद्वानों ने कुछ इस तरीके से आपको दूसरी परिभाषा दी है, तो आपको ये भी लिख लेना है। इसके बाद चलते हैं अपने, देखिए विवाह के प्रकार। आपको विवाह के प्रकार पूछा गया था स्टूडेंट। देखिए देख लेते हैं पूरे विवाह के प्रकार। देखिए विवाह के प्रकार आपका सबसे पहला विवाह के प्रकार में आ जाएगा आपका ब्रह्म विवाह। जी हाँ, आपका पहला जो है ब्रह्म विवाह होता है विवाह के प्रकार में। देखिए दोनों पक्ष की सहमति से किसी सुयोग्य वर से कन्या का विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। सामान्यतः इस विवाह के बाद कन्या को आभूषण युक्त करके विदा किया जाता है। आज का पूर्व योजित विवाह ब्रह्म विवाह का ही रूप है। जी हाँ, आज का जो पूर्व योजित विवाह जो ब्रह्म विवाह का ही रूप है। आपको पहला ये पॉइंट लिख लेना है। दूसरे प्रकार में लिख लेना। दूसरा प्रकार है स्टूडेंट्स आपका, देखिए दैव विवाह। तो किसी सेवा कार्य विशेषता धार्मिक अनुष्ठान के मूल्यों के रूप में अपनी कन्या को दान में देना दैव विवाह कहलाता है। दूसरा प्रकार आपको ये लिख लेना है। तीसरे प्रकार की तरफ चलते हैं अपना। तो देखिए आर्ष विवाह हो जाएगा आपका तीसरा। देखिए आर्ष विवाह हो जाएगा। देखिए देख लेते हैं पूरा इसका। देखिए कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर सामान्यतः गोदान करके कन्या से विवाह कर लेना आर्ष विवाह कहलाता है। जी हाँ, आपको तीसरा पॉइंट में आपको ये लिखना है विवाह के प्रकार में। इसके बाद आपका चौथा पॉइंट है, देखिए प्रजापत्य विवाह। आपका चौथा जो विवाह होता है प्रजापत्य विवाह है। कन्या की सहमति से बिना उसका विवाह अभिजात्य वर्ग के वर से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। इस तरीके से आपको चौथा लिखना है। पाँचवें की ओर चलते हैं। देखिए पाँचवा होता है स्टूडेंट्स आपका गंधर्व विवाह। जी हाँ, आपको गंधर्व विवाह होता है परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। उनके पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष बना। इस तरीके से आपको पांचवा लिख लेना है स्टूडेंट्स, गंधर्व विवाह। इसके बाद आपका देखिए छठवां असुर विवाह। जी हाँ, असुर विवाह आपका छठवां। कन्या को खरीद कर आर्थिक रूप से विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। आपको लिखना है छठवें में। इसके बाद आपका सातवां हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए राक्षस विवाह। देखिए कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। आपको ये भी लिख लेना है। इसके बाद आपका आठवां जो प्रकार में पैशाच विवाह। जी हाँ, पैशाच विवाह कन्या की महाहोशी गहन निद्रा मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उसे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह कर लेना पैशाच विवाह कहलाता है। पैशाच विवाह कहलाता है। इस तरीके से आपके 8 प्रकार हमने विवाह के हो जाएंगे आपके। हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। आपको वीडियो को रोकना है, आपको यहाँ तक पूरा आंसर लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो है गाँव के बारे में लिखने को बोला गया था स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया है। देखिए कुछ इस तरीके से लिखना है आपको। गाँव में रहने वाले लोग ज़्यादातर कृषि गतिविधियों में शामिल होते हैं और भीड़भाड़ वाले शहर
के जीवन की हलचल से दूर रहते हैं। वे एक साधारण जीवन जीते हैं। एक ग्रामीण जीवन में एक दिन की शुरुआत सुबह से होती है। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको, लोग आमतौर पर सुबह 5 बजे उठते हैं गाँव में और अपने दैनिक कामों की शुरुआत करते हैं। चूँकि गांव में ज़्यादातर लोग अपनी छत पर सोते हैं, इसलिए सुबह के उजाले के दौरान वे जाग जाते हैं। यहाँ तक कि वे मुर्गे की बाग से भी जाग सकते हैं। देखिए, और आगे लिखना है। आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है इसी तरीके से। आपका क्वेश्चन है गांव के बारे में, आपको जो लिखने कहा गया था उसका आंसर यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। आगे लिखना है आपको, अधिकांश गाँव में पुरुष सदस्य काम करने के लिए बाहर जाते हैं, जबकि महिलाएँ घर पर बैठती है और घर के कामों को पूरा करती है, जैसे कि सफाई और खाना बनाना। बच्चों को तैयार होते ही और पास में ही स्थित स्कूल में जाते हैं। इसके आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको, पुरुष सदस्य ज़्यादातर खेती, गांव में जो है पुरुष सदस्य ज़्यादातर खेती और अन्य कृषि गतिविधियों में शामिल होते हैं। उनके पास या तो अपने खेत है या उन्हें किराए पर लेने वाले ज़मींदारों के लिए काम करते हैं। घर से काम करने पर जाने के लिए एक साइकिल सबसे आम साधन यही वजह है कि शहरों की तुलना में गाँव में प्रदूषण का स्तर बहुत कम है। इस तरीके से लिखना है आपको। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको, देखिए स्टूडेंट्स आपको जो है आगे जो है गांव के फ़ायदे लिख लेना है। जी हाँ, गांव के जीवन के फ़ायदे आपको कुछ इस तरीके से लिख लेना है। देखिए, आपको पूछा गया था गांव में रहने के जो आपके फ़ायदे क्या होते हैं। तो देखिए, पहले पॉइंट में आपको शांत वातावरण डालना है और इस तरीके से आपको लिखना है, गाँव एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं। शहरों के विपरीत गांव में लोग शीर्ष तक पहुंचने के लिए दौड़ में भाग नहीं लेते हैं, वे अपने आप में संतुष्ट है और एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। जी हाँ, आपको जो पहले में आपको ये फ़ायदा लिख लेना है। सेकंड में स्टूडेंट्स देखिए, कम प्रदूषण। जी हाँ, गांव में लोग बाजार, स्कूल और अन्य स्थान पर पैदल जाना पसंद करते हैं या साइकिल से आवागमन करते हैं। गांव में शायद ही कोई कार या मोटर हो। इसके अलावा गांव में कोई औद्योगिक जो है प्रदूषण नहीं है, क्योंकि खेती वहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यही कारण है कि ये कम प्रदूषित है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। आगे अगला पॉइंट डालना है आपको फ़ायदे में। देखिए, गांव के जीवन के फ़ायदे, सामाजिकता। गांव में लोग बहुत सामाजिक है, वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वे अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं और सभी अवसरों पर एक साथ मनाते हैं। यहाँ बच्चों के विकास के साथ साथ शहरों में अक्सर अलग अलग पढ़े बुजुर्गों के लिए एक अच्छा विकल्प है। जी हाँ, आपको इस तरीके से सामाजिकता में आपको लिख लेना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, आपको जो है आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होता है। आपको जो है यहाँ तक आपको प्रश्न क्रमांक 3 में जो है आपको फ़ायदे लिख लेने हैं। इसके बाद आपका जो है अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 का अथवे का आंसर हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया। देखिए, आपको तनाव के बारे में पूछा गया था स्टूडेंट। देखिए, तनाव आपका क्या होता है। तनाव देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 के अथवे का उत्तर आपको हमने यहाँ प्रोवाइड करवाया। तो देखिए, देख लेते हैं पूरा उत्तर आपका स्टूडेंट। देखिए, आज के समय में तनाव लोगों के लिए बहुत सामान्य अनुभव बन चुका है। यहाँ आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, जो अधिशंख्य दैहिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं द्वारा व्यक्त होता है। तनाव की पारंपरिक परिभाषा दैहिक प्रतिक्रिया पर केंद्रित है। इस तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स आपको। देखिए, आगे लिखना है आपको। देखिए, है सैले ने तनाव स्ट्रेस शब्द को खोजा और इसकी परिभाषा शरीर के किसी आवश्यकता के आधार पर अनिश्चित प्रतिक्रिया के रूप में की। इसके आगे लिखना है आपको। देखिए, हैंस सैले की परिभाषा का आधार दैहिक है और यह हार्मोन्स की क्रियाओं को अधिक महत्व देती है, जो एड्रिनल और अन्य ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होती है। जी आपको इस तरीके से लिखना है। आगे आपको लिखना है, सैले ने 2 प्रकार के तनाव की संकल्पना की है। जी हाँ, आपको देखिए, पहला यूट्रेस अर्थात माध्यम और इच्छित तनाव, जैसे कि प्रतियोगी खेलते खेलते समय। जी आपको खेलते समय जो तनाव होता है उसको यूट्रेस कहते हैं। और दूसरा विपत्ति, जो बुरा, असंयमित, अतार्किक और अवांछित तनाव हो, उसको आपको जो कहते हैं आपका जो है वो यूट्रेस विपत्ति कहलाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो है लिखना है। आगे आपको कंटिन्यू करना है इसको। देखिए, तनाव के कारक आपको पूछे गए हैं। देखिए, तनाव के कारक या फिर आपको कारण, ये दोनों एक ही होता है। तो देखिए, आपको इस तरीके से लिखना है, वातावरण की कोई घटना या कोई बात जो तनाव उत्पन्न कर सकती है उसे तनाव का कारक या कारण कहा जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा कार्यभार, भूकंप से हुई तबाही इत्यादि। तनाव से कारकों को व्यापक रूप से निम्नलिखित वर्गों में व्यवस्थित किया जा सकता है। स्टूडेंट्स देखिए, आपको ऐसा लिखना है। आगे देखिए, आपके तनाव के कारण। देखिए, सबसे फर्स्ट आपको लिखना है जीवन की मुख्य घटनाएं और बदलाव। इस श्रेणी में व्यक्ति किसी की जिंदगी से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण घटना सम्मिलित है
जो उसके जीवन पर चिरस्थायी प्रभाव डालती है, जैसे विवाह, सेवानिवृत्ति या तलाक। जी हाँ, आपको इस तरीके से भी जो है आपको जो पहला पॉइंट आपको लिखना है। सेकंड पॉइंट में स्टूडेंट्स आपको लिखेंगे रोजमर्रा की परेशानी। जी हाँ, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, रोजमर्रा की परेशानी ये यह वह परेशान करने वाली निराशापूर्ण व दुखद आवश्यकताएं होती है जिनका कोई व्यक्ति प्रतिदिन सामना करता है, जैसे वस्तुओं को गलत जगह पर रख देना या उनका गुम हो जाना, निर्धारित तिथि के अनुसार कार्य संपूर्ण करने की जिम्मेदारी, वाहनों के जाम में फंस जाना, पंक्ति में इंतजार खड़े रहना। ये रोजमर्रा की परेशानी आपकी, आपको सेकंड में आपके इसका कारक लिख लेना है। थर्ड में स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखिए अगला आपका पॉइंट है दीर्घकालिक भूमिका से तनाव। जी आपका तीसरा कारण आपका, जैसे कि वैवाहिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना, विकलांग बच्चों को संभालना या गरीबी में रहना, यह आपके दीर्घकालिक भूमिका से तनाव में आपका आ जाएगा। चौथे कारक में आपको लिखना है अभिघात। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको जो चौथे कारक में अभिघात लिखना है। अभिघात आपका ये अनपेक्षित, भयंकर, अत्यंत अशांत कर देने वाली घटनाएं होती है जो हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ जाती है, जैसे आणविक मामला, बम फटना या फिर प्रिय की मृत्यु। इस तरीके से आपको चार कारक हमने प्रोवाइड करवा दिए, तो आपको पूरा यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए 5 में जो है आपको अथवे में आपका साइबर जो है अपराध पूछा गया है, क्या होता है इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो देखिए हमने प्रश्न 5 के अथवे का उत्तर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया। तो देखिए देख लेते हैं साइबर अपराध क्या होता है, पूरा उत्तर हम देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से लिखना है, साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है। किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई भी अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है। आपको ऐसा लिखना है, कंप्यूटर अपराध में नेटवर्क शामिल नहीं होता, किसी की निजी जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना। जी हाँ, आगे आपको इस तरीके से ही लिखना है, किसी भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी साइबर अपराध है। जी हाँ, आपको स्टूडेंट्स इसी तरीके से लिखना है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको, देखिए कंप्यूटर अपराध भी कई प्रकार से किए जाते हैं, जैसे कि जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, जानकारी में फेरबदल करना, किसी की जानकारी को किसी और को देना या कंप्यूटर को भागों को चोरी करना या नष्ट करना। इस तरीके से आपके साइबर अपराध किए जाते हैं। आगे देखिए, आगे इस तरीके से लिखना है आपको, साइबर अपराध भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्पैम ईमेल, हैकिंग, फिशिंग, वायरस को डालना, किसी भी जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक्त नज़र रखना। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको आगे लिखना है। आगे आपको देखो कंटिन्यू करना है और कंप्यूटर के अपराध के प्रकार दिए आपको, जो साइबर या फिर कंप्यूटर अपराध के प्रकार आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। फर्स्ट में आपको लिखना है स्टूडेंट, देखिए जानकारी चोरी करना, किसी के कंप्यूटर से उसकी निजी जानकारी निकालना, जैसे कि उपयोगकर्ता का नाम या पासवर्ड। इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स पहला लिख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको देखिए दूसरा लिखना है। दूसरा आपको पॉइंट में देखिए दूसरा डाल के, जानकारी मिटाना, किसी के कंप्यूटर से जानकारी मिटाना ताकि उसे नुकसान हो या कोई ज़रूरी जानकारी को मिटाना। स्टूडेंट्स आपको दूसरे में ये लिखना है। तीसरा आपका देखिए तीसरे पॉइंट में आपको ये लिख लेना है, देखिए फेरबदल करना, जानकारी में कुछ हटाना या जोड़ना, उस जानकारी को बदल देना। इसके बाद आपका चौथा पॉइंट स्टूडेंट्स आपको देखिए चौथे पॉइंट में आपको ये लिखना है, बाहरी नुकसान, भागों को नष्ट करना, उसे तोड़ना या भागों की चोरी करना भी कंप्यूटर अपराध में या साइबर अपराध में आता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको साइबर अपराध के प्रकार देख लेते पूरा प्रकार। देखिए सबसे पहले में आपको लिखना है स्पैम ईमेल। यहाँ स्पैम ईमेल जो है साइबर अपराध के अंदर का आता है, देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा आपको वर्णन भी कर लेना है। अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं, जिससे ऐसे भी ईमेल होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, उन ईमेल से सारे कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। इस तरीके से आपको फर्स्ट का आंसर लिख लेना है, सॉरी आपको फर्स्ट का जो है फर्स्ट पॉइंट डाल के आपको यहाँ आंसर लिख लेना है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे सेकंड पॉइंट में आपको डालना है, देखिए स्टूडेंट्स देखिए सेकंड पॉइंट में हैकिंग किसी भी निजी जानकारी को हैक करना, जैसे कि उपयोगकर्ता नाम या पासवर्ड और फिर उसे फेरबदल करना। सेकंड पॉइंट में आपको ये लिख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको कुछ आगे इस तरीके से लिखना है, देखिए साइबरिंग। देखिए साइबरिंग किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना ताकि वो अपनी निजी जानकारी दे और उस जानकारी से उसका नुकसान हो सके या यह ईमेल आकर्षित होते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको आगे लिखना है। और आगे देखिए उसी में आपको पॉइंट में डालना है, आगे के पॉइंट में वायरस फैलाना। ये भी आपका जो है वायरस फैलाना भी आपका जो है ये आपके सॉफ्टवेयर के मामले से जो है वायरस फैलाना, और ये भी साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। तो देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे भेजते हैं जिसमें वायरस छिपे हो सकते हैं। ये इनमें वायरस वर्म, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स आदि वायरस शामिल है, यह आपके कंप्यूटर को काफ़ी हानि पहुंचा सकते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है।
और आगे आपको देखिए वीडियो को रोककर आपको पूरा आंसर लिखना है स्टूडेंट्स। देखिए आगे आपको देखिए सॉफ्टवेयर पायरेसी, ये भी आपका जो साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर की नकल कर तैयार करना, सस्ते दामों में बेचना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। इससे सॉफ्टवेयर कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, साथ ही आपके कीमती उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते हैं। जी हाँ, आपको इस तरीके से लिख लेना है। आगे देखिए आपको अगला पॉइंट डालना, देखिए फर्जी बैंक कॉल। जी हाँ, आपको साइबर अपराध के अंतर्गत फर्जी बैंक कॉल भी आता है। तो आपको जो इसमें लिखना है, आपको जाली ईमेल, मैसेज या फिर फ़ोन कॉल प्राप्त हो जो आपकी बैंक जैसे लगे, जिसमें आपसे पूछा जाए कि आपके एटीएम नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता है, और यदि आपके द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई तो आपको खाता बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपको फिर आगे इस तरीके से लिखना है। आपको भी आते होंगे कई बार ऐसे ईमेल या फिर फ़ोन जाएगा, लिंक तो कर दिया जाएगा या फिर लिंक पर सूचना दें। तो याद रखें कि किसी भी बैंक द्वारा ऐसी जानकारी कभी इसी तरह से नहीं मांगी जाती है, और भूलकर भी अपने किसी भी प्रकार की जानकारी को इंटरनेट या फ़ोन कॉल पर या मैसेज के माध्यम से नहीं बताएं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है। आपको तो यहाँ तक आपको प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर पूरा लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने आपके पूरे संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में दिया है। तो उम्मीद है कि सभी सभी क्वेश्चन के आंसर से आप श्योर होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही आप जो इसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम आपको वहाँ पर जल्द से जल्द आपके सभी पेपर सॉल्व करवा दें। और बच्चों, हम बता दें कि आप हमारे जो चैनल पर आपके सभी पेपर जो है अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में जाकर पिन कमेंट बॉक्स को चेक कर सकते हैं। आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप देखकर सॉल्व कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।